जो फर्नेस का यूज़ हम लोग करते हैं, किसी फर्नेस का यूज़ करते हैं तो किसी आइटम्स को, किसी बॉडीज़ को हीट करने के लिए करते हैं। तो जब बॉडी को हम लोग हीट करने के लिए फ्यूल का यूज़ करते हैं, बॉडी को हीट करने के लिए फ्यूल चार्ज करते हैं, फ्लेम का फॉर्मेशन होता है, और फ्लेम का फॉर्मेशन होने के बाद अंदर की टेम्परेचर रेज होते हैं और बॉडी के पर हीट पहुंचता है हीट ट्रांसफ़र के माध्यम से, जो कि हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के माध्यम से। अब होता क्या है कि फर्नेस में बहुत सारे रीजंस होते हैं हीट का लॉस होने का। यदि हीट का लॉसेस बहुत ज़्यादा होगा तब हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट हमें बढ़ाना नहीं होता है, तो हमें इस हीट लॉस को समझना बहुत ज़रूरी है। हीट लॉस को जान जाएंगे कहाँ कहाँ से हीट लॉसेस होते हैं, तो उसको हम लोग ऑप्टिमाइज करके, उसको बंद करके, बंद तो नहीं किया जा सकता है बट एक सर्टेन लेवल तक ऑप्टिमाइज करके उस हीट लॉस को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। तो हीट लॉस में क्या होता है कि देखो, ये हम लोग एक फर्नेस है, फर्नेस के अंदर ये हीट को जनरेट करना है। हीट को जनरेट करने के लिए हम लोग फ्यूल को चार्ज कर रहे हैं, तो इस अमाउंट में हम लोग फ्यूल को चार्ज कर रहे हैं। तो फ्यूल को चार्ज ये है ग्रॉस फ्यूल इनपुट है। तो फ्यूल को चार्ज किए कि फ्लेम ये जनरेट करेगा। फ्लेम जनरेट होने के बाद क्या क्या सोर्सेस हैं हीट लॉस के, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो उस जितना फ्लेम जनरेट किया उसका कुछ पार्ट जो है वो फ्लू गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, जो कि स्टैक से निकलता है। फ्लू गैस भी निकलना जरूरी है। ये है कि हम लोग उसके टेम्परेचर को जितना कम से कम कर पाए। तो इस परसेंटेज को जो है ये हीट जो है वो फ्लू गैस के रूप में निकल जाता है। दूसरा जो लॉस होता है वो होता है वॉल लॉस। ये क्या होता है कि वॉल में हम लोग लाइनिंग करते हैं। लाइनिंग करने के बाद जो आउटर सरफेस होता है वो हमारा हायर टेम्परेचर पर हो जाता है, लेकिन जो और सराउंडिंग्स हैं वो कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर पर हो जाते हैं। जब एक आउटर सरफेस हायर टेम्परेचर पर और सराउंडिंग्स हमारा लोअर टेम्परेचर पे रहेगा तो भी वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र होगा, कन्वेक्शन के माध्यम से हो या जो भी माध्यम से हो, हीट का ट्रांसफ़र होगा। और हीट का ट्रांसफ़र होगा तो इस तरीके से हमें हीट का लॉस होगा। तो ये दूसरा लॉस हो गया वॉल का लॉस। सेम चीज़ें होगा रूफ के साथ भी। रूफ से भी जो कॉन्टेक्ट एरिया होंगे वो लॉस के रूप में होंगे, और बॉटम पर भी सेम चीज़ें होगा। साथ ही साथ किसी फर्नेस में बहुत सारे ओपनिंग्स होते हैं, डोर की ओपनिंग्स, पीप होल की ओपनिंग्स, थर्मोकपल्स लगाते हैं तो ये इसकी ओपनिंग, या बर्नर्स लगा रहे हैं तो वहाँ की ओपनिंग। तो उस ओपनिंग के द्वारा भी जो गैसेस हैं वो निकल रही हैं, जो हॉट गैसेस है वो निकल रहा है। तो ये जो ओपनिंग के द्वारा लॉसेस हो रहे हैं ये ओपनिंग लॉसेस हो गया। और बहुत सारे फर्नेसेस होते हैं जो कि कूलिंग किया जाता है, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज कर जाएगा तो इसके जो बाहरी सेल को रेड हॉट से बचाना होता है। रेड हॉट से बचाने के लिए हम लोग वाटर कूलिंग सिस्टम को लगाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ब्लास्ट फर्नेस में देखा या कोनार्क फर्नेसेस में देखा कि वाटर कूलिंग सिस्टम को लगाते। तो क्या करता है कि वाटर कूलिंग सिस्टम को जब लगाते हैं तो वो भी तो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, फर्नेस के ही हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वो भी तो हमारा डिज़ायर चीज़ तो था नहीं, क्या वाटर कूलिंग सिस्टम हमारा डिज़ायर चीज़ तो था नहीं, लेकिन हमें फर्नेस को कूल भी रखना जरूरी था। तो वो भी हमारा एक तरीके का लॉस ही है। साथ ही साथ कोई बॉडी को हम लोग फायरिंग करने के लिए दिए, फायर बॉडी हो गया तो बाहर जब बॉडी को निकाल रहे हैं तो भी हीट का लॉस ही हो रहा है। वो हीट का कोई यूटिलाइजेशन तो हमें है ही नहीं, तो वो भी एक तरीके का हीट लॉस ही है। इस तरीके से मल्टीपल हीट लॉसेस होते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को मिनिमाइज करके हीट लॉस को कम से कम
कर सकते हैं। जैसे फ्लू गैस को यदि हम लोग और कोई यूज कर सके रीजनरेटर के रूप में या रिक्यूपरेटर के रूप में, वॉल लॉसेस को हम लोग मल्टीपल लेयर का लाइनिंग करके बाहरी जो आउटर सरफेस का टेम्परेचर को डिक्रीज कर सके। साथ ही साथ ओपनिंग जो है उसको हम लोग कम से कम कर सकें। तो वाटर कूलिंग सिस्टम जो है यदि हटाने की सुविधा हो तो हटा सकें, क्योंकि यदि फर्नेस का टेम्परेचर कंपैरेटिवली लोअर है तब तो वाटर कूलिंग सिस्टम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि टेम्परेचर बहुत हायर है, मटेरियल सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तब हमें वाटर कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ लॉसेस हैं हीट के। ये देखिए, और इसमें देखिए ये वॉल है, वॉल में हम लोग लाइनिंग किए हुए रहते हैं और यहाँ पे कंबशन हुआ रहता है, ये आउटर सरफेस है। तो यहाँ से हीट जो है ट्रांसफ़र हो करके आउटर वॉल पे चला जाता है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर और लो होने के कारण इस वॉल से कन्वेक्शन के माध्यम से या किसी और भी माध्यम से हीट का ट्रांसफ़र होता है। साथ ही साथ ये देखिए ओपनिंग के माध्यम से ये रेडिएशंस होते हैं, रेडिएशंस के कारण रेडिएशंस के कारण हीट का लॉसेस हो रहा है। बाहर में जो हम लोग कूलिंग सिस्टम का यूज़ किए हैं, कूलिंग मीडिया का यूज़ किए हैं, उसके कारण हीट के लॉसेस हो रहे हैं। फ्लू गैस के कारण हीट का लॉसेस हो रहा है। और कोई एयर लीकेज है, फर्नेस में कोई गैप है और बाहर का एयर अंदर चला जा रहा है, तो वो भी तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो भी हीट का लॉस कर रहा है। तो ये सारे जो तरीके थे हीट को लॉस करने होने का तरीका था, इसको हम लोग मिनिमाइज करके अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हीट का फ्लो। किसी फर्नेस के अंदर कैसे हीट का फ्लो होता है वो है। ये मान लो हमारा कोई बॉडी है जिसको कि हम लोग फायरिंग के लिए दिए हैं और ये हमारा फर्नेस है। तो इसके अंदर हम लोग फ्यूल को चार्ज कर रहे हैं। फ्यूल को जब चार्ज करेंगे तो ये फ्लेम को जनरेट करेगा, क्योंकि फ्लेम बहुत हायर टेम्परेचर पर का होता है। फ्लेम जो है बहुत हायर टेम्परेचर का होता है, तो ये क्या करेगा, रेडिएशन करेगा और इस रेडिएशन के माध्यम से इस स्टॉक तक पहुंच पाएगा। जो मटेरियल हम लोग फायरिंग के लिए दिए हैं उस स्टॉक तक रेडिएशन के माध्यम से पहुंच पाएगा। तो ये क्या है कि फ्लेम रेडिएट करेगा। साथ ही साथ जो वर्किंग लेयर का वॉल है जिसके कांटेक्ट में हमारा स्टॉक रहता है या मटेरियल रहता है, तो भी इतना टेम्परेचर रेज कर जाता है कि अंदर जो है फर्नेस के अंदर ये रेडिएशन करने लगता है। कुछ और भी गैसेस हैं जो कंबशन हो रहा है। कई तरह के मटेरियल को हम लोग बर्न करते हैं तो उसके अंदर गैसेस निकलते हैं। गैसेस यदि बर्न होता है, कंबशन होता है, तो वो भी कंबशन के कारण रेडिएशन क्रिएट करता है। तो हम लोग यहाँ देखें कि ये जो स्टॉक हम लोग फायरिंग के लिए दिए थे, मेनली तो रेडिएशन हो रहा था, और यदि उस सरफेस पर हीट आ गया, टेम्परेचर रेज हो गया, तो फिर उस बॉडी के अंदर, पर्टिकुलर बॉडी के अंदर कन्वेक्शन होने लगेगा। कन्वेक्शन से इनसाइड द बॉडी टेम्परेचर रेज हो करके फायरिंग होगा। तो हम लोग यहाँ देखें कि रेडिएशन फ्रॉम फ्लेम, हॉट कंबशन प्रोडक्ट, फर्नेस का वॉल और रूफ के कारण रेडिएशन होता है और हीट का फ्लो होता है। कन्वेक्शन जो है ये हॉट गैसेस का मूवमेंट के कारण स्टॉक के सरफेस के ऊपर हॉट गैसेस का मूवमेंट, जो उसके अंदर गैस है उसका मूवमेंट हो रहा था। अभी हम लोग डाउन ड्राफ्ट क्लीनिंग में ही देखे कि ऊपर निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता है, तो वो फ्लेम नीचे आता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, कन्वेक्शन हुआ और ये स्टॉक को कांटेक्ट करते हुए फिर ये बॉटम से निकल जाता है। तो इस तरीके से जो हॉट गैसेस हैं उसके मूवमेंट के कारण कन्वेक्शन हो रहा था। बाकी फ्लेम और इसके जो वॉल हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसके कारण रेडिएशन हो रहा था। तो ऐसे हीट का फ्लो हो करके हमारा जो है बॉडी फायर्ड होता है। ये देखो, ये है हीट फ्लो थ्रू वॉल।
एक सिंगल लेयर वॉल है तो कैसे हीट का फ्लो होगा, तो ये जो है T1 हायर टेम्परेचर पर है, T2 जो है वो लोअर टेम्परेचर पर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और टोटल हीट का फ्लो कैपिटल Q है और इसका थिकनेस जो है डेल्टा x है। तब इसके अंदर क्या होगा, कंडक्शन होगा। हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं के टी एच माइनस टी सी अपॉन डी से कितना हीट का फ्लो हो रहा है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसका रेट क्या है इसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यही यदि केस मल्टी लेयर वॉल का है तो देखो Ti जो टेम्परेचर है वो फर्नेस के अंदर का टेम्परेचर है और T1 जो टेम्परेचर है वो जो फर्स्ट लेयर, जो वर्किंग लेयर का फर्स्ट लेयर है उसका सरफेस का टेम्परेचर है। T2 जो है वो इसके बैक साइड का हो जाएगा, जो ब्रिक्स पहला जो ब्रिक्स है उसके बैक साइड का, या T2 जो है वो दूसरा जो लेयर है उसके फ्रंट साइड का टेम्परेचर हो जाएगा। T3 जो है अगेन फिर थर्ड लेयर के सरफेस का टेम्परेचर और T4 जो है वो लास्ट लेयर के आउटर साइड का टेम्परेचर हो जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग लेयर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा, लेकिन फिर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है, टेम्परेचर का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो भी हीट का फ्लो होगा। तो ये केस है मल्टी लेयर वॉल्स होंगे तब हीट का फ्लो कैसे होगा। यहाँ भी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, T1 मालूम है, T2 मालूम है, थिकनेस मालूम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम है, आसानी से हीट फ्लो रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं।